आज हम डिस्कस करने वाले हैं पादप वर्गीकी एवं नामकरण के क्षेत्र में भारतीय योगदान या इंडियन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। यदि आप लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लेक्चर के अंत में दिए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन कंट्रीब्यूशन इन बॉटनी में इससे पहले प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट नरिशमेंट एंड मूवमेंट, प्लांट पैथोलॉजी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट एनाटॉमी और मेडिकल बॉटनी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर के बारे में। पादप वर्गीकी एवं नामकरण के क्षेत्र में भारतीय योगदान यानी भारतीयों ने पादप नामकरण और वर्गीकरण में अपना क्या योगदान दिया है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले पादप वर्गीकी या प्लांट टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। पादप वर्गीकी या प्लांट टैक्सोनॉमी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के नामकरण, इसका वर्गीकरण और इसकी पहचान का जब हम अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम पादप वर्गीकी या प्लांट टैक्सोनॉमी कहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ और साहित्यों में पेड़ पौधों के नामकरण का उल्लेख भी मिलता है। विशिष्ट एसोसिएशन के आधार पर इन प्लांट्स को 3 भागों में बांटा गया है। बोधिड्रम जिसका लोकल नेम पीपल है जबकि बॉटनिकल नेम फाइकस रिलीजियोसा है। अशोक जिसका लोकल नेम है जबकि इसका बॉटनिकल नेम सराका इंडिका है। इसी प्रकार शिवशेखर जिसका लोकल नेम धतूरा है जबकि इसका बॉटनिकल नेम धतूरा अल्वा है। विशिष्ट लक्षणों जैसे औषधि एवं घरेलू उपयोग के आधार पर भी इनका नामकरण देखने के लिए मिलता है, जिसमें इसको मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा है। दर्दन, अरशोधना, कुष्ठनाशिनी, दंत धवना, कार्पासा और लेखना। दर्दन जिसका लोकल नेम अमलतास है जबकि अरशोधना जिसका लोकल नेम हाथी अरबी है। कुष्ठनाशिनी जिसका लोकल नेम बापची या बागची लिखा मिलता है। दंत धवना जिसका लोकल नेम कत्था है। करपाशा या जिसका लोकल नेम कपास है। लेखना जिसका लोकल नेम भी लेखना है। आप यहाँ पर इनके कुछ बॉटनिकल नेम देख सकते हैं। आकार की लक्षण जैसे पत्ती का आकार, संयुक्त पत्ती में पर्णकों की संख्या, पुष्पों का आकार एवं रंग के आधार पर भी इनका नामकरण किया गया है। किस पर्णी जिसके अंतर्गत एकाइरेंथस स्पीशीज को रखा गया है जिसका लोकल नेम लटजीरा है। स्पर्णगा का नामकरण साल के अंतर्गत किया गया है जिसका बॉटनिकल नेम सोरिया रोबेस्टा है। पंचगुला जिसका लोकल नेम अरंडी है जबकि इसका बॉटनिकल नेम रिशिनस है। त्रिपर्ण, सप्तपर्णा और वक्ष पुष्पा इसका एक उदाहरण सेसवानिया ग्रांडिफ्लोरा है जबकि शतमूली जिसका लोकल नेम सतावर है जबकि इसका बॉटनिकल नेम एस्पारागस स्पीशीज है। आप यहाँ पर सबकी इमेज देख सकते हैं। स्थानीय सहसंबंध एवं पर्यावरण सहसंबंध के आधार पर भी इनका नामकरण किया गया है। चौबीरा जिसका लोकल नेम बेर है जबकि इसका बॉटनिकल नेम जिजीफस जुजुआ है। मगदी जिसका लोकल नेम चमेली है जबकि इसका बॉटनिकल नेम जैस्मिन है। वेदही जिसका लोकल नेम काली मिर्च जबकि इसका बॉटनिकल नेम पेपर स्पीशीज है। जलजा जिसका लोकल नेम कमल जबकि इसका बॉटनिकल नेम नीलंबो है। मरुविका इसका लोकल नेम तुलसी जबकि इसका बॉटनिकल नेम ओसिमम स्पीशीज से है। इस प्रकार स्थानीय सहसंबंध एवं पर्यावरणीय सहसंबंध के आधार पर भी इनका अलग अलग नामकरण किया गया है। अन्य विशेषताओं के आधार पर भी इनका नामकरण किया गया है जैसे वक्र पुष्पा यानी मुड़े हुए जहाँ पर फ्लावर दिखते हैं उनको वक्र पुष्पा नाम दिया गया है। सेकंड वन है यहाँ पर वेरेनरी या सेसवानिया ग्रांडिफ्लोरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंठ फल, यहाँ पर आप कांटे युक्त फलों को देख सकते हैं। घंट पुष्पा यानी घंटी नुमा जो पुष्प रहेंगे उनको घंट पुष्पा कहा गया है जबकि महामोही नामकरण धतूरा अल्वा के जैसे फ्लावर के लिए किया गया है। आइए अब हम देखते हैं इनका पादप वर्गीकरण या प्लांट क्लासिफिकेशन। प्राचीन काल में भी पेड़ पौधों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 समूहों में किया गया था। वानस्पतिक जिसमें सारी वनस्पतियां शामिल होती थीं जबकि औषधि के अंतर्गत औषधि प्राप्त करने वाले पौधों को इंक्लूड किया गया था। डायटेटिक अन्न उत्पन्न करने वाले जितने भी पौधे होते हैं इनको इंक्लूड किया गया था। ऋग्वेद में भी पौधों को मुख्य रूप से 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। वृक्ष, औषधि यानी मानव के लिए जो उपयोगी शाख थी उनको औषधि कहा गया और लास्ट वन हम देखते हैं विरोध, जमीन पर रेंकर ग्रोथ करने वाले
प्लांट्स को जनरली यहाँ पर क्रीपर्स कहा गया था। ऋग्वेद में बाद में पौधों को पुनः 5 समूहों में फिर से वर्गीकृत किया गया था, यानी विशाखा जिनको श्रुप कहा गया है, जो शाख से बड़े और वृक्ष से छोटे होते हैं, इनको विशाखा या झाड़ी कहा गया था। ससा जिनको हम मुख्य रूप से हर्ब कहते हैं, जो कि झाड़ियों से छोटे होते हैं। प्रताति यानी किसी सहारे से ग्रोथ करने वाले जो पौधे होते हैं, उसको यहाँ पर प्रताति कहा गया था, या आज हम इनको क्लाइंबर्स कहते हैं। प्रतानवती यह जिनमें टेंड्रिल नामक एक विशेष स्ट्रक्चर होती है, जबकि अल्सला में जो स्प्रेडिंग ग्रास रहती है, यानी जो फैलकर ग्रोथ करने वाली ग्रास होती है, उसको इंक्लूड किया गया है। सभी घासों को मुख्य रूप से तृण कहा गया है, जबकि पुष्पी पौधों को पुष्पवती कहा गया है। फलधारक पौधों को फलवती, जबकि पर्ण रहित या पत्तियों रहित पौधों को करीरा कहा गया है। यह करीरा नामक समूह में रखा गया था। हमारे अथर्ववेद में भी पौधों को इनके आकार की और अन्य लक्षणों के आधार पर कई समूहों में वर्गीकृत किया है, जैसे प्रस्थानवती या भूमि पर विस्तार या फैलने वाले जो पौधे होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन पौधों को प्रस्थानवती कहा गया है। सेकंड वन है स्तंभिनी, जो कि अत्यधिक शाखित प्लांट होते हैं या जो ब्रूसी प्लांट होते हैं, इनको स्तंभिनी कहा गया है। बाह्यदल के एक चक्र युक्त जो पौधे होते हैं, इनको एक शोभना कहा गया है। जबकि अंशुमती के अंतर्गत कई रोह वाले पौधे आते हैं, यानी जिनमें बहुत सारे शूट होते हैं, इनको अंशुमती कहा गया है। कंदिनी का मतलब यहाँ पर कई संधि युक्त या नोड युक्त जो प्लांट्स होते हैं, इनको यहाँ पर कंदिनी कहा गया है। विस्तारित शाखाओं वाले जो प्लांट्स होते हैं, इनको जनरली विशाखा कहा गया था। जीवला के अंतर्गत उन प्लांट्स को रखा गया था जो कि ऑर्नामेंटल या सुंदर होते हैं। नगारिशा के अंतर्गत हानि रहित पादपों को इंक्लूड किया गया था, जबकि मधुमती के अंतर्गत मीठे स्वाद वाले प्लांट्स को इंक्लूड किया गया था या वर्गीकृत किया गया था। चरक एवं सुश्रुत संहिता में पौधों को मुख्य रूप से 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। वनस्पति के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा गया था जिनमें पुष्प दिखाई नहीं देते हैं, जबकि वृक्ष या वनस्पतियां के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा गया था जो पुष्प एवं फल धारण करने वाले होते हैं। विरुद्ध के अंतर्गत उन प्लांट्स को रखा गया था जो कि रेंकर ग्रोथ करते हैं। जबकि चरक ने यहाँ पर औषधि को 2 विभाग या सब डिवीजन में डिवाइड किया है, वार्षिक एवं बहुवर्षीय पौधे, और सेकंड वन है घास। वार्षिक एवं बहुवर्षीय पौधों के अंतर्गत फल बनने वाले पौधों को इंक्लूड किया गया है, जबकि घासों के अंतर्गत जिनमें फल नहीं बनते हैं, उनको रखा गया है। चरक ने पुष्पी पौधे एवं उनके भोजन संबंधी उपयोगिता के आधार पर मुख्य रूप से 7 समूहों में इनको वर्गीकृत किया था, जैसे सुख धान्य, यानी जिनसे सीरियल्स या धान्य या फसल प्राप्त होती हैं, उनको सुख धान्य कहा था। जबकि समी धान्य के अंतर्गत सभी दाल वाले पौधों को इंक्लूड किया गया था। शाक वर्गा मतलब शाकी पौधे थे। फल वर्गा फल प्रदान करने वाले पौधों को यहाँ पर रखा गया था। सब्जी उत्पन्न करने वाले जितने भी पौधे हैं, इनको हरित वर्गा के अंतर्गत रखा गया था, जबकि अयोगी वर्गा के अंतर्गत तेल उत्पादक पौधों को रखा गया था। इसी प्रकार वर्ग के अंतर्गत गन्ना को यहाँ पर रखा गया था। वेसिस्कास ने भी पौधों को मुख्य रूप से 7 समूहों में बांटा था। वृक्ष, तृण, औषधि, गुल्मा, लता, अवतना और लास्ट वन यहाँ पर वनस्पति में वर्गीकृत किया था। इसी प्रकार उदयन की किरणवती में लक्षणों के आधार पर भी पौधों को मुख्य रूप से 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वृक्ष, तृण, औषधेश, गुल्मा, लता, अवतन और वनस्पति। वृक्ष के अंतर्गत लंबे और शाखाओं युक्त पुष्प और फल धारण करने वाले पौधों को रखा था, जबकि उलूपा के अंतर्गत घास वाले पौधों को। कलूमा जैसे पौधे फल बनने के पश्चात यानी वार्षिक पौधे होते हैं, उनको रखा था, जबकि गुल्मा के अंतर्गत भाटा या बैगन जैसे पौधों को रखा था। लता के अंतर्गत कुसमाटा या कुकरविट जैसे प्लांट्स को रखा था, यानी बेल वाले या लता वाले पौधों को, जबकि केतकी जैसे पौधों को अवतन के अंतर्गत रखा था। वनस्पति के अंतर्गत वे पौधे थे तो वृक्षों से छोटे पौधे जो पुष्प और फल धारण करते हैं, इनको रखा था। पराशर ने अपने वृक्षायुर्वेद में भी पौधों का विस्तृत वर्गीकरण दिया है, जिसमें इन्होंने पौधों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, द्विबीजपत्री पौधों को यहाँ पर द्विमत्र का कहा था, जबकि एकबीजपत्री पौधों को एकमत्र का कहा था। पराशर ने इन पौधों को बाद में 6 गण या विभाग या जिसे हम फैमिली कहते हैं, इनमें वर्गीकृत किया था। तो आप यहाँ पर 6 कुलों को देख सकते हैं। समगणीय या जिसे लेगुमिनेसी
पुष्पलिगनिया या जिसे रूटेसी, स्वास्तिक गनिया या जिसे क्रूसीफेरी, त्रिपुष्पगनिया या जिसे कुकुरबिटेसी, मल्लिका गनिया या जिसे एपोसाइनेसी और कुरका पुष्पगनिया या जिसे कंपोजिटी कहा था। तो आइए हम इनको समझते हैं एक एक करके। समगनिया या लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत उन पौधों को रखा था जिनमें फलीदार पौधे सम्मिलित रहते हैं या जिनको समीफल कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से संयुक्त प्रकार की पत्तियां, एक सामान्य वृंत जिन पर पर्णक पक्षियों के पंखों के समान लगे होते थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस समूह के पौधों के पुष्पक्रंतावीजधर यानी जिसको अधोजायांगी या हाइपोगाइनस प्रकार का बीजान्यास कहते हैं, पुष्पक्रंतावीजधर या जिसे टुंड मंडला यहाँ पर नाम दिया था। इस टुंड मंडला को जनरली जायांगधर या हाइपोगाइनस प्रकार का जो ओवरी होती है उसको कहा गया। आप यहाँ पर इस फ्लावर को देख सकते हैं। इनमें बाह्यदल संयुक्त होते हैं या गेमोपेटेलस होते हैं, आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। जबकि पुंकेसरों की संख्या इनमें 10 होती है। आप यहाँ पर इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर पुंकेसरों की संख्या या जिनको हम मेल यूनिट या नर इकाई कहते हैं, इनकी संख्या यहाँ पर 10 होती है। इसी के साथ इस कुल को मुख्य रूप से 3 उप प्रकारों में बांटा था, वक्र पुष्पा, विकर्णिका पुष्पा और शुक पुष्पा। पुष्पलिगनिया इनमें उन पौधों को शामिल किया था जिनमें मुख्य रूप से कांटे होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं गंधयुक्त होती हैं और पंखनुमा इनके पर्णवृंत होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, टुंड मंडला यहाँ पर हाइपोगाइनस प्रकार की ओवरी को कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके फ्रूट्स रोमिल और मासल भाग वाले तथा कई बीज वाले होते हैं। आप यहाँ पर इन प्लांट्स के फ्रूट्स को देख सकते हैं। इस कुल को भी मुख्य रूप से 2 उपकुलों में केसारका और मलूर फला 2 भागों में इनको बांटा था। आप यहाँ पर इन प्लांट्स को देख सकते हैं। स्वास्तिक गनिया इस कुल के अंतर्गत उन पौधों को रखा था जिनके जो बाह्यदल स्वास्तिक नुमा होते हैं। आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं, ये स्वास्तिक जैसा दिखाई दे रहा है बाह्यदल, और इनमें पुष्प दलों की जो संख्या होती है वो 4 रहती है। इसी के साथ दल भी यहाँ पर 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुंकेसरों की संख्या होती है वो मुख्य रूप से 6 होती है। जबकि इनमें जो अंडाशय होता है टुंड मंडला प्रकार का होता है। ऐसे लक्षण रखने वाले पौधों को जनरली क्रूसीफेरी या स्वास्तिक गनिया के अंतर्गत रखा। इस कुल के अंतर्गत उन पौधों को रखा, इस कुल के अंतर्गत उन प्लांट्स को रखा था जिनमें मुख्य रूप से कुंभ मंडला प्रकार का अंडाशय था या जिसे एपिगाइनस प्रकार की जिनमें ओवरी थी। आप यहाँ पर एपिगाइनस प्रकार की ओवरी देख सकते हैं, यानी अंडाशय के ऊपरी भाग से जब कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम निकलते हैं तो इस प्रकार के अंडाशय को जनरली एपिगाइनस प्रकार का अंडाशय कहते हैं। ये पुष्प कभी कभी एक लिंगी भी होते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इन पुष्पों में मुख्य रूप से 5 संयुक्त बाह्यदल और 5 संयुक्त दल होते हैं, यानी गेमोपेटेलस प्रकार के होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनमें पुंकेसरों की संख्या 3 होती है, जबकि इनका जो वर्तिकाग्र होता है तिरसरवर्ता या जिसे हम त्रिपालित बोलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का इनमें वर्तिकाग्र रहता है। इसका अंडाशय भी त्रिकोष्ठी होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मल्लिका गनिया या एपोसाइनेसी कुल के अंतर्गत उन पौधों को रखा जिनके पुष्पक्रम मुख्य रूप से मिश्रित प्रकार के थे, जिनमें द्विलिंगी प्रकार के पुष्प थे। इस कुल के पौधों में बाह्यदल तथा पुंकेसरों से जुड़ा दलपुंज होता था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दलनग्न को मुख्य रूप से अवयोत केसर कहा गया है। इनके बीजों में लंबे पतले रोम पाए जाते थे, यानी तुला पुच्छ समंतिका इनको कहा गया था। इस कुल के अंतर्गत उन पौधों को रखा गया था जिनमें पुष्प व्रंत नहीं होते, यानी पुष्पों के अंतर्गत व्रंत एब्सेंट होते हैं, डायरेक्ट यानी ब्रांच से पुष्प लगे हुए होते हैं। ये पुष्प सामान्य बाह्यदल से घिरे हुए रहते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते, यहाँ पर स्ट्रक्चर हैं जिनसे ये घिरे हुए हैं। मुख जैसी या मुंड जैसी यहाँ पर संरचना दिखाई देती है। इनका अंडाशय पुष्प शिरक बीजाधार या जिसको इंफीरियर अंडाशय कहा गया है, इसको आप यहाँ पर इनके प्लांट्स को देख सकते हैं।